स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो डिस्कशन किया उसमें कुछ क्वेश्चन पे किए जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे थे। अब हम लोग उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और एक अच्छा सा डिस्कशन लेते हैं। पुलिस वाले क्वेश्चन आपने ज़रूर देखे होंगे बुक्स में। तो आपने यहाँ पे एक पुली ली। अब पुली के बारे में जब आप बात बोलते हो तो आप पुली के बारे में कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, बोलते हैं सर आइडियल पुली है। आइडियल पुली का मीनिंग सर ये लाइट है और ये जो आपने पॉइंट लिया बेटा ये फ्रिक्शनलेस है। ओके, इसके ऊपर से एक रोप पास करती है, जो रोप भी अपने आप में कुछ शर्तों के साथ आती है कि सर रोप कैसे इनएक्सेसिबल, उसका अपना मास नहीं होना चाहिए। बात यह आई कि अगर इस तरीके से ये शर्तें आप लगाते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि सर ये जो पूरा थ्रेड है जिसके थ्रू M1 M2 एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और पुली से पास करके आके कनेक्ट होते हैं, तो पूरे में टेंशन आपकी चेंज नहीं होती है, पूरी रोप में टेंशन सेम रहेगी। तो अगर मैं मान लूँ यहाँ पे M2 हैवी है, M2 का मैं हैवी ब्लॉक मान लूँ, तो जैसे आप सिस्टम को रेस्ट रिलीज़ करेंगे ये ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा। जैसे से नीचे आएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, डाउनवर्ड एक्सेलेरेटेड होगा। और ये जो दूसरा ब्लॉक है इसकी मजबूरी है, इसको अपवर्ड एक्सेलेरेट होना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मुझे इसके नीचे आने पे एक्स्ट्रा थ्रेड रिक्वायर्ड है वो मुझे यहाँ से ही मिलने वाला है। तो इन दोनों के ब्लॉक्स के एक्सेलेरेशन अगर देखे जाएँ तो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। जितनी स्पीड से नीचे जाएगा उतनी स्पीड से आप, जितना ये नीचे जाएगा उतना ये अप डिस्प्लेसमेंट लेगा, और एक्सेलेरेशन के केस में जितना इसका डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन उतना इसका अपवर्ड एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स पूछा गया। और दूसरा ये जो आपने धागा कनेक्ट किया इसमें टेंशन अगर आप शो करते हो डायग्राम में तो टी जो आएगा M1 पे अपवर्ड आएगा, इस ब्लॉक पे टी अपवर्ड। टी कैसा लगता है, तो टेंशन आपका एक पुलिंग फोर्स है, बॉडी से अवे उसे खींच के एक फोर्स मिलेगा। तो जो भी टेंशन का फोर्स आएगा अवे फ्रॉम द बॉडी से दूर और रोप के अलॉन्ग। ये टी आपके ब्लॉक्स पे आया, अगर टी आप पुली पे शो करोगे तो इस एंड पे डाउनवर्ड और इधर डाउनवर्ड, ये वाले दोनों टेंशन मिलके पुली को डाउनवर्ड खींच रहे होंगे। ये टी M1 को अपवर्ड, ये टी M2 का अपवर्ड, लेकिन टी शायद M1G या M2G से भी अपने आप को कंपेयर करेगा। तो देखा गया कि जो डायग्राम आप देखें जो M1 ब्लॉक का था उस पर फोर्सेस कौन से आ रहे थे, एक उस पर डाउनवर्ड फोर्स अर्थ ने अप्लाई किया, ये फील्ड फोर्स है जो दूर से अप्लाई हो गया, ये एक टी आ गया, ये बॉडी अपवर्ड एक्सेलेरेटेड है। तो इसकी इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नेट फोर्स जो होगा वो डायग्राम से देखा जाए तो T माइनस M1G होगा, और अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग पूछूँ तो नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, M1A, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू A। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। सेकेंड, आप दूसरे ब्लॉक की बात करेंगे जो हैवी ब्लॉक है जो नीचे जा रहा था, उस पर अगर आप देखो तो एक M2G डाउनवर्ड, एक T अपवर्ड, और ये बॉडी क्योंकि डाउनवर्ड जा रही है तो सर इसके लिए अगर देखा जाए तो नेट फोर्स कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर नेट फोर्स अगर देखें तो मैं इस बॉडी के लिए कन्वेंशन से अपोजिट जाके नीचे वाली डायरेक्शन को प्लस मान लूँ, तो M2G माइनस T नेट फोर्स हो गया, और ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट उसको क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सेलेरेशन। तो रिलेशन क्या बना, T माइनस M1G इक्वल टू M1 इंटू A, और जो हैवी ब्लॉक है उसकी इक्वेशन आ गई M2 माइनस G माइनस T इक्वल टू M2A। अब वहाँ पर दो अननोन थे, अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू बच्चे मेरे को मिलेगी M2G माइनस M1G डिवाइड बाय M1 प्लस M2। एक तरीके से बड़ा अच्छा सा डिस्कशन है कि M2G माइनस M1G क्या हो गया, डिफरेंस इन वेट है ना, एक बॉडी का वेट और दूसरी बॉडी का वेट, ये दो पुलिंग फोर्स है, डिवाइड बाय टोटल मास। तो डिफरेंस इन वेट डिवाइड बाय टोटल मास इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक। जब मैं एक ही बात कर रहा हूँ तो मैं मान के चल रहा हूँ ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन है, हैवी डाउनवर्ड और लाइट अपवर्ड होगा। अगर बच्चे मैं यहाँ से T की वैल्यू सॉल्व करना चाहूँ तो T की वैल्यू आप सिंपली लिख सकते हैं M1G प्लस A। M1 आपने कॉमन लिया यहाँ पर M1G, या फिर M1G प्लस M1A। A की वैल्यू आपके पास कितनी थी, M2G माइनस M1G डिवाइड बाय M1 प्लस M2। आप इसको सॉल्व करिए तो आपका रिलेशन सिंपल सा 2M1 M2 G डिवाइड बाय M1 प्लस M2 आता है, क्योंकि आप जब सॉल्व करोगे तो M1 स्क्वायर G कैंसिल हो जाएगा, M2 M1G M2 M1G ऐड होंगे
तो रिलेशन आपके पास आएगा 2m1m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। दिस इज द टेंशन फोर्स इन द रो। तो अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप इसको याद भी कर सकते हैं सिंपल से टर्म में। अगर आप यहाँ पे इस आंसर को लिख लें तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, डिफरेंस इन वेट, ओके, डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाय टोटल मास, और टेंशन विल बी 2m1 m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये डिस्कशन आपका आइडियल स्ट्रिंग के लिए, आइडियल पुली के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक चल रहे होंगे तब चलेगा, ओके। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन आपने यहाँ पे दिया, बड़ा सिंपल सा डिस्कशन। 2 ब्लॉक लिए 6 kg 3 kg के, इस पे राइट साइड में एक 36 न्यूटन लगाया, एक लेफ्ट साइड में 80 न्यूटन। हम सबको क्लियर है कि ये सिस्टम जो है राइट साइड में स्ट्रॉन्ग फोर्स से खींचा जा रहा है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि सिस्टम राइट साइड में ए से एक्सेलरेटेड था। जब आप 3 kg वाली बॉडी के डायग्राम की बात करोगे तो 3 kg वाली बॉडी के डायग्राम पे से उस पर डाउनवर्ड फोर्स 30, नॉर्मल डायरेक्शन से बैलेंस, राइट साइड में एक फोर्स आपके पास 36 न्यूटन और एक लेफ्ट साइड में टेंशन। टेंशन क्लियर है कैसे आती है, मैंने पहले ही बताया आपको। टेंशन किधर लगेगी, जिस बॉडी की आप बात कर रहे हैं उस बॉडी से अवे अलोंग द रोप, तो 3 kg की बॉडी से अवे अलोंग द रोप, 6 kg की बॉडी से अवे अलोंग द रोप, क्लियर। तो ये आपने टेंशन दोनों ब्लॉक्स पे शो कर दी। जब आप यहाँ पे आएँ तो डिस्कशन अगले ब्लॉक का भी देखें। अगले ब्लॉक पे 18 न्यूटन का लेफ्ट साइड में फोर्स, टेंशन आपका राइट साइड में, नॉर्मल एक्शन मैंने कहा दूसरी आगे तो चेंज कर दिया, एन प्राइम किससे बैलेंस हो गया 6 से। आप अगर देखो तो एक बात पक्की है, हॉरिजॉन्टल चलते हुए सिस्टम में वर्टिकल फोर्सेस का कोई रोल रह ही नहीं जाता है। तो आप अगर NO30 बैलेंस है तो उनको हटा दीजिए, केवल अनबैलेंस फोर्स पे चलिए। सर आपको कैसे पता 36T से अनबैलेंस होगा, बैलेंस भी तो हो सकता है। बैलेंस बच्चे नहीं हो सकता था क्योंकि सिस्टम को रोकने के लिए कुछ है ही नहीं, सिस्टम राइट में एक्सेलरेटेड है, तो श्योरली 36T से बड़ा होगा और नेट फोर्स आपका इस ब्लॉक पे आ जाएगा 36 माइनस टी। 36 माइनस टी के साथ साथ आप इसे मास इंटू एक्सेलरेशन से 36 माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एम ए भी लिख सकते थे। ये जो बॉडी बेटा आपने ली लेफ्ट साइड पे, इस पर टी राइट में लग रहा था और 18 बैकवर्ड। श्योर है ये जो बॉडी आपने ली है ये अगली वाली बॉडी के साथ ही जा रही है। ये अगर राइट में ए से एक्सेलरेटेड है तो ये भी राइट में ए से एक्सेलरेटेड है, दोनों एक ही रोप से कनेक्टेड है। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, टी माइनस 18 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया 6 इंटू ए। तो मेरे पास 2 इक्वेशन आई। फिर से मैंने इसे देखा तो 36 माइनस टी अगर ऐड करूँ तो 36 माइनस टी प्लस टी माइनस 18 इज इक्वल टू 9a। टी कैंसिल, एक बड़ा बढ़िया सा रिलेशन है। आप अगर देखोगे तो इस रिलेशन को देखो तो से ये टी कैंसिल हो गए। इसकी एक थ्योरी है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 36 माइनस 18 डिवाइड बाय 9। 36 माइनस 18 डिवाइड बाय 9, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से सिस्टम राइट में एक्सेलरेटेड होगा। अब मेरी एक बात समझिए आप इसमें कि सर इस तरह के जो कॉमन एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें जो इंटरनल फोर्सेस, से इंटरनल फोर्सेस कैसे, अगर 6 kg को सिस्टम मानोगे तो डेफिनेटली 36 भी एक्सटर्नल हुआ, पर आपने मनी में डिसाइड कर लिया क्योंकि दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं तो सिस्टम में दोनों को इन्वॉल्व कर लिया 6 और 3 को। अब टेक्निकली इनको आपने किससे कनेक्ट कर रखा है, एक इंटरनल फोर्स टी से। लाइट है तो उसका मास तो कुछ नहीं है। इस सिस्टम के बाहर से अगर मैं बात करूँ, इसकी बाउंड्री अगर मैं खींचूँ तो ये 6 और 3 अगर सिस्टम है तो 6 और 3 के बाहर से कुछ फोर्स आया है क्या, यस। 6 और 3 के बाहर से फोर्स जो आए हैं बच्चे वो कितने हो गए, एक इस पर 36 आ गया और एक आपका 18। तो मेरा कहना सिस्टम पे अगर आप बात करेंगे कॉमन एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। ये आप कितने ब्लॉक का सिस्टम उसके लिए अप्लाई कर सकते थे। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया 36 माइनस 18 डिवाइड बाय टोटल मास कितना हो गया 9। 36 माइनस 18 कितना हुआ 18 डिवाइड बाय 9 के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर बच्चे एक्सेलरेशन आ ही गया है तो 6 के लिए पढ़ लो एक बार, इतना आलसी क्या, वरना कोई सारे फॉर्मूले नहीं मिलेंगे। इस पर टी राइट में लग रहा है 6 kg की बॉडी है। अगर मैं तुमसे कल इतना ही पूछूँ कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बताइए नेट फोर्स कितना है, तो मन में 2 बातें आएंगी। एक टी माइनस 18 नेट फोर्स बोलेगा और दूसरा न्यूटन का जो चेला होगा वो m इंटू ए बोलेगा। तो टी माइनस 18 अगर 6 इंटू ए हुआ तो टी इक्वल टू हो गया 18 प्लस 6 इंटू ए, तो 6 इंटू 2 18 प्लस 12 और 30 न्यूटन। क्लियर। तो टेंशन की वैल्यू बच्चे यहाँ पे 30 न्यूटन आएगी।
ओके, नेक्स्ट पिक्चर देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। 2 ब्लॉक लिए, एक आपने 6 kg का 6 kg के ऊपर 3 रख दिया। सो 2 का जगह हम 3 का, 4 का, 5 का भी कर सकते हैं। तो एनी टाइम आप 2 के बीच की एनालिसिस कर रहे होंगे, है ना। तो अगर मैं 3 kg वाली की बात करूं तो 3 kg वाली बॉडी पे फोर्सेस कौन कौन से होंगे। तो बच्चे मैंने कहा 3 kg वाली बॉडी पे अगर शो करना तो एक 3 kg वाली बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30, और एक क्या ये नीचे वाले 6 kg को रखो, प्रेस कर रहा होगा। हाँ सर, 6 kg के ऊपर 3 kg रखोगे तो उसे दबाएगा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड प्रेसिंग आएगी। तो क्या इस पर एक अपवर्ड फोर्स बेटा और आ गया, नॉर्मल डायरेक्शन। क्लियर। ऑब्वियसली ये इक्विलिब्रियम में है तो नॉर्मल डायरेक्शन 30 के इक्वल होगा। अब इसके नीचे जो 6 kg वाले ब्लॉक है उस पर कितने फोर्सेस होंगे। सर एक तो 6 kg वाली बॉडी का वेट 60, एक ग्राउंड से, क्या इसने जैसे 3 ने 6 को दबाया था वैसे 6 ने ग्राउंड को दबाया होगा। यस सर, कितने फोर्स से प्रेस किया था, n प्राइम, तो इस पर एक n प्राइम आ गया। और अगर मैं पूछूं 3 kg और 6 kg के बीच में यहाँ से कोई फोर्स 6 kg पे आएगा। यस सर, किधर आएगा, डाउनवर्ड, और वो कितना होगा, तो 30 मत बोलना, क्या बोलोगे, n। तो सर अगर मैं पूछूं तो एक्शन रिएक्शन पेयर के हिसाब से क्या आपको लगता है बेटा ये जो n था उसका रिएक्शन बेटा n ये आ गया। तो ये ऊपर वाला n किसका था, जो 6 kg ने 3 पे लगाया है। ये वाला n कौन सा था, जो 3 ने 6 पे लगाया। आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि 2 बॉडीज एक दूसरे के ऊपर रखी तो वेट से प्रेस कर रहे हैं, नहीं। प्रेसिंग फोर्स हमेशा क्या होता है, n। नॉर्मल फोर्स डिसाइड करेगा आपने कितनी ज़्यादा प्रेसिंग दी है। ऑब्वियसली अननोन की तरह होगा, जो कि हमारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से भी निकल के आ रहा है। तो n 30 है। नीचे वाली बॉडी के लिए अगर लिखोगे तो n प्राइम किसको बैलेंस करेगा, n और 60 को। नॉर्मल एक्शन ऑलरेडी 30 था तो आप इसे 90 रख सकते हो। आसान तरीका ऐसा भी बोल सकते हो कि यहाँ के नॉर्मल एक्शन ने 30 को सपोर्ट किया, तो इस सरफेस से जो नॉर्मल एक्शन आएगा बच्चे, पक्की बात है यहाँ वाला नॉर्मल एक्शन कितना हो जाएगा आपका 30, और नीचे वाली सरफेस ने, यहाँ वाली सरफेस ने किसको सपोर्ट किया है, पूरे 9 kg को। तो यहाँ वाला n प्राइम कितना हो जाएगा बच्चे, 90। क्लियर। तो 3 kg 6 kg के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, तो सिंपल सा 30। 6 kg और ग्राउंड के बीच का नॉर्मल फोर्स कितना होगा, 60 मत बोलना, 90 आएगा। और 3 kg और ग्राउंड के बीच में, 3 kg और ग्राउंड के बीच में कॉन्टैक्ट ही नहीं है तो क्वेश्चन इररिलेवेंट या फिर आंसर 0 बोला जाएगा। ओके। तो अब अगर आपके पास नंबर ऑफ ब्लॉक आप बढ़ाते भी जाएंगे पर एनी टाइम आपको क्वेश्चन तो 2 ही ब्लॉक के करने हैं ना। जल्दी से बोलिए 2, 3, 4, 5 लिख दिया। यहाँ का नॉर्मल डायरेक्शन कितना होगा, इस जगह का नॉर्मल डायरेक्शन अगर देखोगे तो किसको बैलेंस कर रहा है, 2 kg को, तो 20 होगा। यहाँ का नॉर्मल डायरेक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, पूरे 5 kg को, तो यहाँ का नॉर्मल डायरेक्शन कितना होगा, 50 होगा। यहाँ का नॉर्मल डायरेक्शन कितना होगा, सब पूरे 4 + 3 + 2 को बैलेंस कर रहा है, तो 4, 3, 7, 2, 9 से यहाँ वाला नॉर्मल डायरेक्शन 90 होगा और यहाँ वाला नॉर्मल डायरेक्शन 140 होगा। क्लियर। ये प्रोवाइडेड, ये मान के चलना कि पूरा सिस्टम कैसा है बेटा, स्टेशनरी है। हाँ, अगर स्टेशनरी होगा तो फिर फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगे, फिर वही फोर्स नॉर्मल एक्शन बॉडीज को एक्सेलेरेशन देगा। अगला क्वेश्चन ये दिया गया कि आपने एक यहाँ पे रोप ली थी। ये रोप बच्चे आपने इस तरीके से ली, यूनिफॉर्म रोप है। इसको हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस से पकड़ के आप राइट साइड में खींचते हैं। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि जो टेंशन इन रोप बताइए कितना होगा। तो देखो, अगर लाइट रोप होती तो टेंशन थ्रू आउट द रोप क्या होगी, यूनिफॉर्म। पर अगर रोप को कभी इस तरीके से तोड़ के सवाल बनाया जाए तो बच्चे मेरा कहना है कि आपको किस पॉइंट पे वो रोप कह रहा है वहाँ से रोप को वर्चुअली ब्रेक कर दीजिए। एक्चुअली में नहीं करना है, ऐसा सोचो, कट कर दिया। तो आगे वाली रोप की बात की जाए तो उस पर एक फोर्स F1 आएगा, इस पर एक T आएगा, इस पर एक T बैक फॉरवर्ड आएगा और एक इस पर F2 बैकवर्ड आएगा। क्लियर। आगे वाली बॉडी का मास कितना होगा, सर नहीं पता, m1 लिख देते हैं। पीछे वाली बॉडी का मास नहीं पता, m2 लिख देते हैं। तो आगे वाली बॉडी के लिए बच्चे का पूछूँ तो नेट फोर्स कितना हो गया, तो F1 - T = m1 है। और पीछे वाली बॉडी के लिए T - F2, क्योंकि सिस्टम तो आगे ही जाएगा ना, तो T बड़ा होगा F2 से, T - F2 किसके इक्वल हो गया, m2 है। तो हम क्या टेंशन यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, यस सर। F1 - T = m1 है। m1 का मास बच्चे हम सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो जब आप यूनिफॉर्म बोलते हैं तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ
किसी भी सेगमेंट की या पूरे लेंथ की हर एक जगह सेम होगी। इसका मतलब m1 डिवाइड बाय x, m1 किसका है, x लेंथ का है, और कैपिटल M मास कितने का था, L का। तो यूनिट लेंथ का मास एक जगह से पढ़ोगे तो m/l आएगा, यहाँ से देखिए तो m/l आएगा, और m1 को पढ़िए तो m1/x आएगा। तो क्यों ना हम लोग यहाँ से m1 की वैल्यू सॉल्व कर लें, तो m/l इंटू x आ गया ना। तो f1 माइनस टी, तो t की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी, f1 माइनस m1a, m1a कितना हो जाएगा, m/l x इंटू a। तो आपका आंसर बिल्कुल सही था, पर आप अटक गए यहाँ पे कि सर आपने में a तो बताया नहीं। बच्चे a तो आप यहाँ पे देख के ही बता सकते थे, a की वैल्यू क्या होगी। तो एक्सलेशन में तो सोचना ही नहीं है। सिस्टम पे नेट फोर्स राइट साइड में कितना हुआ, F1 माइनस F2, और टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या हो गया, m। तो आपको रोप को कट किए बिना एक्सलेशन तो बता ही सकते थे ना। तो t की वैल्यू सिंपली F1 माइनस m/l इंटू एक्स इंटू a कितना हो गया, F1 माइनस F2 डिवाइड बाय m। ऑब्वियसली बच्चे डिस्कशन इस डायरेक्शन में जा रहा है कि आपका मास का कोई रोल नहीं है यहाँ पे फोर्स में। तो F1 माइनस F2 बाय L इंटू एक्स इज द टेंशन। क्लियर। अब एक बार जो आंसर है उसको चेक तो करो, x इक्वल टू 0 रखिए तो t की वैल्यू F1। x इक्वल टू 0 मीन्स क्या हुआ बच्चे, x इक्वल टू 0 मतलब x को 0 0 0 करते यहाँ पहुँच गए। तो इस सिरे पे अगर पूछे तो टेंशन कितना होगा, तो आप बोलोगे इस सिरे पे टेंशन आपका t इक्वल टू F1 होगा। और यही तो मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, रस्सी में टेंशन जो आएगा वो डिपेंड करेगा पुलिंग फोर्स क्या है। तो इस एंड के लिए पुलिंग फोर्स F1 है, तो यहाँ पे टेंशन F1 होगी। धीरे धीरे अगर आप दूसरे एंड पे पहुँचोगे तो x इक्वल टू L पे वहाँ पे पहुँचे, जरा x की वैल्यू L रखिएगा तो t की वैल्यू क्या आएगी, F1 माइनस F2 डिवाइड बाय L इंटू L, कैंसिल। F1 माइनस F1 कैंसिल होकर F2 आ गया ना। तो एक सिरे पे टेंशन कितना होगा, t इक्वल टू F1 होगा। दूसरे सिरे पे को पूछे इस साइड का पुलिंग फोर्स कितना है, F2, तो यहाँ पे t F2 होगा। तो अगर मैं आपको कभी ये सवाल दूँ कि सर यहाँ पे एक रोप है, उसको F फोर्स से खींच के आप राइट में लेके जा रहे हो, मास m है, तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, यहाँ पुलिंग फोर्स है तो टेंशन क्या हो जाएगा, F। और ये एंड देखिएगा लास्ट वाला, टेक्निकली बच्चे ये फ्री एंड है। फ्री एंड मतलब अब आप पीछे कोई बोगी नहीं लगी जिसको खींच रहे हैं, ये लास्ट बोगी थी। तो अगर फ्री एंड होगा तो फ्री एंड का टेंशन हमेशा क्या होता है, 0। उसको पीछे पड़ा ही नहीं है कुछ जिसको वो खींचे। तो ये वाला जो यहाँ पे एंड है उसको तो पूरी रोप खींचनी है, आधे को यहाँ पे को पूछे कितनी, आधी रोप खींचनी है। तो भाई सीधी सी बात है, आपका फोर्स भी चेंज हो जाएगा। तो धीरे धीरे आपका टेंशन F से 0 तक जाएगा, और ये टेंशन आपका लीनियरली वेरी करेगा क्योंकि आपने यहाँ पे x लिया था। नेक्स्ट छोटा सा एक क्वेश्चन है, एक रस्सी दी गई जिसके बारे में बता दिया गया सर ये मैक्सिमम टेंशन कितनी झेल सकता है, 5 mg/4। आप कोई रस्सी लेते हैं, उससे लटकने की कोशिश करोगे कि सर मुझे आर्मी की कोई एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, तो एक बार तो रस्सी की टेंशन को चेक करोगे ना मैक्सिमम कितनी झेल सकता है। अब भाई साहब इस पर एक पर्सन जो था वो कहता है सर मेरे को इस पर क्लाइंब करना है। अब आपको क्लाइंब करना, तो आपको वैसे क्लाइंब करना, तो भाई हम कैसे कराएं भाई, इसे क्लाइंब करना है, मेरा मन है क्लाइंब करना है, तो ठीक है आप क्लाइंब कर जाइए। क्लाइंब करते समय बच्चे बताना इस पर्सन पे डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा mg, और इसने टेंशन किधर लगाया होगा, तो रोप के जिस सिरे को पकड़ा होगा वहाँ पे उसके ऊपर पूरे में टेंशन टी आ जाएगा। क्यों उसके ऊपर, क्योंकि उसके नीचे वाली रस्सी जैसे ऊपर चढ़ता जाएगा नीचे वाली रस्सी क्या होती जाएगी, स्लैक होती जाएगी। तो ये रस्सी रोप को नीचे खींच रहा होगा और रोप इसे किधर खींच रही होगी, अपवर्ड। अगर ये पर्सन अपने ही फोर्स से ऊपर भागता जा रहा है तो t माइनस mg किसके इक्वल हो जाएगा, ma के इक्वल, ठीक है ना। तो t किसके इक्वल हो जाएगा, mg प्लस ma लिख दीजिए। पर शर्त लगा दी गई है कि भाई टेंशन किसी भी हालत में 5 mg/4 के इक्वल है, उससे कम होनी चाहिए। इसका मतलब ma किससे कम होना चाहिए, तो mg/4 से, तो a किससे कम होना चाहिए, g/4 से। अगर ये पर्सन या मंकी जो भी है 2.5 एक्सेलरेशन से कम पे चलेगा तो ये रोप बिल्कुल हिंदी का वर्ड लिख सकते हो, उर्दू सही सलामत होगी सर, आराम से रोप ब्रेक नहीं करेगी। एक्सेलरेशन 2.5 लोगे तो बिल्कुल अबाउट टू ब्रेक होगी, ज़रा सा भी तुमने बढ़ाया है रस्सी टूट जाएगी, और एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया तो फिर तो रोप ब्रेक होनी है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन लिया कि 2 इंक्लाइंड प्लेन के बीच में आपने एक बॉल रखी,
एक इंक्लाइन प्लेन आपने ऐसा लिया, यहाँ पे 30 डिग्री पे आ रहा था, एक दूसरा इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे लिया 30 डिग्री पे, ये इस तरीके से आपने यहाँ पे रखा। तो अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो नॉर्मल फोर्स बताइए जो लोअर इंक्लाइन प्लेन का आएगा। सबसे बढ़िया बात है कि भाई यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम में अगर मेरे से बात कोई करेगा तो भाई देखो सीधी से फोर्सेस कैसे आएंगे। देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका 30 डिग्री का इंक्लाइन, और ये उससे भी आगे 30 डिग्री का इंक्लाइन, मतलब टोटल 60 डिग्री। यहाँ आप अगर बॉल रखते हैं यहाँ पे, यहाँ मैं एक बॉल बना देता हूँ इस तरीके से, है ना, ये आपकी परफेक्ट राउंड आना चाहिए। हमारी फैक्ट्री की बॉल तो भाई ऐसी ही बनती है, बाकी होती रियल में। अब ध्यान से देखो, ये जो आपका नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस सरफेस से, तो वो आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, पासिंग थ्रू सेंटर होगा। तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन बच्चे आपके पास आ गया। अगर आप इसको बैक साइड लेके जाओगे तो श्योरली ये नॉर्मल रिएक्शन अगर देखा जाए तो ये आपका 90 डिग्री एंगल आया, ये 90 डिग्री आया, ये 30 था, तो ये 60 डिग्री आ गया। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन, इसको मैं N1 बोल दूं तो इसका हॉरिजॉन्टल एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। दैट्स इट। दूसरी बॉडी के लिए अगर बात करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा आएगा बच्चे, तो मैंने कलर चेंज कर दिया, कलर इस तरीके से रख देते हैं, ये आ रहा है बेटा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया, ये N2 आ गया। ऊपर वाली सरफेस उसे नीचे दबा रही होगी और नीचे वाली सरफेस से ऊपर की तरफ फोर्स देगी, तो N1 N2 क्लियर। एक बात पक्की है कि ये एंगल आपका कितना आएगा, 90 डिग्री, और इसको अगर ये एंगल 90 लेता हूँ और ये पूरा कितना है 60, तो ये 30 आ गया। तो ये जो आपने N2 बनाया है इसका हॉरिजॉन्टल एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री। और एक बॉडी का वेट आ गया बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो बॉडी का वेट था 4 kg की बॉडी, ये 40 आ गया। फोर्सेस क्लियर है कौन कौन से आएंगे, चलिए जल्दी से बताइए। एक फोर्स बच्चे आपके पास अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप कहीं अलग से बनाइए यहाँ पे रख के, है ना, तो इस पर एक N1 आएगा जो ग्राउंड से बना बच्चे, ये N1, इसका हॉरिजॉन्टल एंगल 60 डिग्री। इस पे दूसरा एक N2 आएगा, उसका हॉरिजॉन्टल एंगल, एक का एंगल 60 डिग्री आएगा N1 का, और N2 का हॉरिजॉन्टल एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री। और एक बॉडी का वेट देखा जाए तो वर्टिकल डायरेक्शन में 40 आ गया। अब आप अगर इसे देखना चाहें तो दो तरीके हैं, या तो आप कॉम्पोनेंट से सॉल्व करिए, मैं जल्दी से कॉम्पोनेंट लिख देता हूँ। तो कॉम्पोनेंट की वैल्यू बेटा N2√3/2, N2 cos 30, डाउनवर्ड N2/2, बॉडी का वेट 40, N1 का लेफ्ट साइड में फोर्स कितना हो गया, N1 cos 60, और अपवर्ड फोर्स कितना हो गया, N1√3/2। क्लियर। आप सॉल्व करेंगे आपको रिलेशन बेटा यहाँ पे मिल जाएगा, एक रिलेशन आ जाएगा N1 = N2√3, ओके। और N1√3/2 बैलेंस करेगा आपका N2/2 और 40 को। क्लियर। तो इसके बेस पे आप N1 और N2 की वैल्यू बेटा यहाँ से सॉल्व कर सकते थे। N1 आपके पास 60 डिग्री आ गया, N2 आपके पास 30 डिग्री एंगल पे आ रहा था। तो ये डिस्कशन क्लियर है। अगर आप चाहो तो इसे ट्राइंगल से भी सॉल्व कर सकते थे। ये आपके पास एक फोर्स N1 था, N1 का हॉरिजॉन्टल एंगल 60 डिग्री। यहाँ पे आपके पास एक फोर्स था 40, है ना, ये 40 आ गया, और ये आपका N2 आ गया। क्लियर। अगर आप डायग्राम बनाओगे अच्छे से तो आपके पास भाई एंगल्स की अगर बात की जाए तो N2 और 40 के बीच का एंगल कितना था, तो N1 और 40 के बीच का एंगल आपके पास जो आएगा टोटल अगर देखोगे तो यहाँ पे देखिए N1 और 40 के बीच का एंगल आपका 150 डिग्री। तो अगर मैं पूछूं तो ये आप N1 आगे लेके गए तो ये आपके पास एंगल आ गया 150 डिग्री, तो श्योरली ये एंगल 30 डिग्री। नेक्स्ट बच्चे देखेंगे 40 और N2 के बीच का एंगल। 40 और N2 के बीच का एंगल अगर देखा जाए तो आपको डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है बेटा कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा।
तो अगर 60 डिग्री आएगा तो 40 एंटो के बीच का ये एंगल अगर 60 डिग्री है, ओके, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री आ गया। तो श्योरली ये एंगल भी कितना आ गया 30। साइन रूल के हिसाब से चलिए तो साइन 30 के सामने n2, तो मैं साफ साफ लिख देता हूँ 1/2 डिवाइड बाई n2। साइन 120 के सामने n1, तो साइन 60 √3/2 डिवाइड बाई n2, सॉरी n1 आएगा। और साइन 30 के सामने बचे 40। तो अगर आप एक रिलेशन भी कंपेयर कर दो, अगर वैसे आ रहा है तो n1 की वैल्यू यहाँ पे n2 √3 आ रही है। तो ये सिमिलर डिस्कशन ही तो है ना। तो ये कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट में फाइनलाइज भी यहाँ पे कर रहा हूँ। कंपोनेंट वाला तब अप्लाई करिए जब आपके 3 से ज़्यादा फोर्सेज हो। अगर 3 फोर्सेज ही हैं तो आप कोशिश करिए कि उसको आप साइन रूल से सॉल्व करेंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। ओके, अगला डिस्कशन देखिएगा। ये आपने एक वेज लिया, वेज वॉल के साथ ऐसे रखा हुआ है और इस पर 2 kg का ब्लॉक फ्रीली स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है। तो आपका जो 4 kg और वॉल के बीच के बारे में पूछा गया था, बेटा इनके बीच का फोर्स कितना होगा। तो आप एक काम करिए, 2 kg के फोर्सेस को जल्दी से ड्रॉ करिए। इससे इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इस पर एक 2 kg 20 डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन में आपका 20 cos 37 डाउनवर्ड कितना आ जाएगा 20 sin 37 एक अनबैलेंस फोर्स है, वो एक्सेलेरेशन में यूज़ हो गया। और जो 4 kg वाली बॉडी के बारे में बात करेंगे तो इस डायग्राम से कौन सा फोर्स आएगा, तो ये जो फोर्स था आपके पास इसका एग्जैक्टली अपोजिट फोर्स यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके पास ये कहना आ गया। इस बॉडी को जो आपने लिया उसका वेट कितना हो गया 40 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये राइट साइड में क्यों नहीं स्लाइड कर रहा है, क्योंकि वॉल थी, तो वॉल को इसने इधर प्रेस किया होगा n डबल प्राइम से, तो वॉल से एक n डबल प्राइम आ जाएगा। तो अगर फोर्सेस की बात करें तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा वॉल से n डबल प्राइम, एक आपके पास 40 आएगा, एक n बचा आपके पास तरीके से आएगा। ये n परपेंडिकुलर टू द सरफेस था, तो इसका हॉरिजॉन्टल एंगल अगर पूछो तो कितना होगा 37 डिग्री। नहीं, ये आपका हॉरिजॉन्टल इसके बीच का एंगल 37 डिग्री, तो ये 53 डिग्री आ गया। तो जो n लिया था इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना आ जाएगा 53 डिग्री। तो अगर पूछा जाए तो ग्राउंड से भी एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तो उसको बेटा आपने n नॉट लिख दीजिए। तो अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो श्योरली राइट साइड में कितना फोर्स आ जाएगा n cos 53। n cos 53 दीवार के फोर्स से बैलेंस होना चाहिए, तभी तो बॉडी इधर उधर नहीं जाएगी। वर्टिकल फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ इस बार। ये जो n डबल प्राइम वाला फोर्स है बच्चे, ये फोर्स आपका बैलेंस होना चाहिए किससे n cos 53 से। तो दीवार से कितना फोर्स आएगा, तो आंसर आ गया n डबल प्राइम इज इक्वल टू क्या होगा n cos 53। cos 53 कितना होता है 3/5, और n की वैल्यू बच्चे आपने ऑलरेडी सॉल्व करी थी 20 cos 37, तो 20 cos 37 20 इंटू 4/5 इंटू 3/5। तो ये वैल्यू भी टर्म निकाल सकते हैं। तो ऊपर आ गया 20 इंटू 4 इंटू 12 डिवाइड बाई 25। फिर सॉल्व करेंगे तो 240 डिवाइड बाई 25, सॉल्व करेंगे तो बात बन जाएगी 48 डिवाइड बाई 5। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 96 डिवाइड बाई 10 या 9.6। तो दीवार से कितना फोर्स आ रहा होगा 9.6 न्यूटन। कई बच्चों को लगता है कि सारे फोर्सेस तो वर्टिकल है, फिर दीवार पे फोर्स ही क्यों आएगा। भाई दीवार से फोर्स इसलिए आया क्योंकि नीचे स्लाइड करेगा। एक नॉर्मल रिएक्शन 4 kg पे तो ऐसा आना चाहिए था, वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसे दीवार के अगेंस्ट प्रेस करेगा, तो दीवार का फोर्स इसके उसको कंपोनेंट को बैलेंस कर लेगा। वर्टिकल फोर्स कहीं ना कहीं ग्राउंड वाले नॉर्मल रिएक्शन में दिखेगा। नेक्स्ट डिस्कशन देखिए। क्वेश्चन बेटा इस तरीके से आपको दिया गया कि फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन अ बैलून इज बी इन अपवर्ड डायरेक्शन and remain constant. The force of air resistance on the balloon acts opposite to the direction of velocity and is proportional to it. The balloon carries mass m is found to fall near the earth with constant velocity v. How much mass should be removed from the balloon so that it may rise with a constant velocity? आप इसे पढ़ो एक बार। एक आप बैलून बना दीजिए, है ना। बैलून के बारे में बताया गया बच्चे, किधर जा रहा था आपका इनिशियली, सर इट इज़ फॉलिंग
इट्स फाउंड टू फॉल डाउन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो नो डाउट इसका एक्सेलरेशन 0 है, इस पे सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, पर ये जा डाउनवर्ड रहा है। अब ये जा डाउनवर्ड रहा होगा तो बॉडी का वेट बच्चे अगर मैं मान लूँ, बैलून का मास m मान लूँ तो mg, बॉयंसी इतना सबको पता है हमेशा किधर रेट करती है, डिस्प्लेस एयर की अकॉर्डिंग आएगी, बॉयंसी फोर्स अपवर्ड आएगा। और क्योंकि नीचे जा रहा था एक रेजिस्टेंस फोर्स और होगा। रेजिस्टेंस फोर्स आप एक बार सोचो, अगर कोई कार जा रही है तो क्या वो एयर की जो लेयर्स हैं उनको क्रॉस करते हुए जा रही है, तो एयर की लेयर जो उस पर स्लिप करके निकलेंगी तो क्या उस पर कोई रेजिस्टिव फोर्स लगाते हैं। जब भी आपको एक ऐसा मीडियम जिसमें मूव करने पे आपको लगे कि सर कुछ फोर्स है जो उसके मोशन को अपोज कर रहा है, तो वो रेजिस्टिव फोर्स आता है, और रेजिस्टिव फोर्स श्योरली वेलोसिटी के अपोजिट होगा। तो अगर नेट फोर्स 0 तो इस बार B प्लस R किसको बैलेंस करेगा, mg को। नो डाउट आपको B दिया गया, R तो दिया ही नहीं गया ना। तो ये हमारे एक ऐसा चीज़ है जिनके हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, दिया भी नहीं गया था। अब सोचो धीरे धीरे बैलून में जो पत्थर पड़े हुए हैं कुछ है, उसको हल्का बनाओ। हल्का बनाने से जो उसका वेट वाला पार्ट होगा वो कम होना शुरू होगा। वेट वाला कम होने से ये बैलून अब ऊपर चलने लगता है। जब चीज़ हल्की होती जाएगी तो ऊपर जाएगी। अब जब फिर से देखिए, आपने इसमें से कितना मास ड्रॉप कर दिया, x मास ड्रॉप कर दिया, तो वेट कितना होगा, m माइनस एक्स जी। बॉयंसी फोर्स हमेशा अपवर्ड लगता है, अपोजिट टू द ग्रेविटी, और रेजिस्टिव फोर्स किधर लगेगा। अब ये बैलून ऊपर जा रहा है, डिस्कशन बेटा हमारा ऐसे चल रहा था कि अब अगर बैलून आपका ऊपर चलने लगेगा तो थोड़ा सा मास कम हो गया, डाउनवर्ड मास हमने वेट मान लिया m माइनस एक्स जी हो गया, वेट कम हो गया, ये ऊपर चलने लगता है तो बॉयंसी फोर्स तो ऊपर ही आएगा, रेजिस्टिव फोर्स डाउनवर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है। तो इस बार B किसको बैलेंस करेगा, R प्लस m माइनस एक्स इंटू जी को। क्लियर? ऑब्वियसली R में आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो दोनों जगह से R की वैल्यू निकलो तो एक लिखेगा mg माइनस B होगा, और दूसरे R जो आएगा बच्चे वो B माइनस m माइनस एक्स इंटू जी होगा। अगर आप इसे एडजस्ट करोगे तो mg वाले टर्म एक साइड आ गए, तो mg प्लस m माइनस एक्स इंटू जी किसके इक्वल हो जाएगा, 2b के इक्वल। और वो इंटरेस्टेड है किस में, x में, तो 2mg माइनस एक्स जी इक्वल टू 2b। तो एक्स जी की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, 2mg माइनस 2b, और x किसके इक्वल होगा, तो 2mg माइनस 2b डिवाइड बाय जी। क्लियर? थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया था बेटा, पर ठीक है, मैं तो घबरा गया कि शायद लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो b प्लस आर इक्वल टू एम जी और b इक्वल टू आर प्लस एम माइनस एक्स जी। यहाँ पे आप r एलिमिनेट कर दीजिए तो r की वैल्यू mg माइनस बी, और दूसरा वाला r b माइनस एम माइनस एक्स इंटू जी से x मिल जाएगा। एक ऐसे क्वेश्चन और है, ये भी जेई के पुराने क्वेश्चन से, और वर्मा सर ने अपनी बुक में लिया हुआ है। तो एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स था जो अपवर्ड जा रहा था किससे से g/6 से, उसमें कितना हम वेट रख दें जिससे वो g/6 से डाउनवर्ड जाए। तो सोचो बच्चे, अगर मेरे पास एक एम्प्टी बॉक्स हो और चारों तरफ मेरे पास यहाँ पे लिक्विड है ना, इसमें फोर्सेस कौन कौन से होंगे, एक इस बॉडी पे mg लगेगा डाउनवर्ड, एक इसमें बॉयंसी फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा, और ये बॉडी किधर जा रही है बेटा, अपवर्ड जा रही थी। अगर अपवर्ड जा रही तो b ग्रेटर देन mg होगा, b माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, और ये वैल्यू mg/6 आ गई। तुम अगर इस जो बॉडी आपने ली उसको अगर हैवी करते जाओ, हैवी कैसे करोगे, उसके अंदर स्टोन रखते जाओ। अगर उसके अंदर स्टोन रख देते हो, मान लेते कितने का स्टोन रख दिया, x का, तो m प्लस एक्स जी डाउनवर्ड। बॉयंसी फोर्स तो अपवर्ड है ही है,
अब हैवी होने की वजह से डाउनवर्ड चलने लगता है सेम एक्सेलेरेशन से g/6 से। तो अब इक्वेशन हो जाएगी m + x × g - b = m + x × g/6। b की वैल्यू आप ऑलरेडी बेटा देख चुके हैं, यहाँ से कितनी आ जाएगी 7 mg/6, तो buoyancy force 7 mg/6 था। m + x × g माइनस buoyancy force लिखोगे तो 7 mg/6 = m + x × g/6। तो यहाँ से g तो कैंसिल हो गया, रिलेशन क्या आ गया, m + x - 7 m/6 = m/6 + x/6। ओके, तो क्यों ना हम सारे m/6 वाले m वाले टर्म एक साइड ले जाएं, तो x - x/6 एक आपके पास टर्म आ जाएगा और दूसरा टर्म आ जाएगा आपके पास 7 m/6 + m/6 - m। इसको सॉल्व करिए तो ये वैल्यू 5x/6 और 8 m/6 -6 लिखो, 8 m/6 - m लिखोगे तो ये 2 m/6, 6 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू सिंपली 2m/5। ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन और है, लास्ट डिस्कशन। एक 40 kg का बच्चा था, ये अपने ही वेट को सपोर्ट करके बैठा है अपनी ही स्प्रिंग फोर्स से। ओके, तो अगर मैं इस पर्सन की बात करूं जो बैठा हुआ था, ये पूरा एक सिस्टम बना लूं, तो इस पर्सन का डाउनवर्ड फोर्स कितना आएगा बच्चे, तो आप बोलोगे सर 40 kg का वेट डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, 400 न्यूटन। इस पर्सन पे ये पर्सन टी किधर दे रहा होगा डाउनवर्ड, तो ये रोप को नीचे खींचेगा तो इस पर टी अपवर्ड आएगा और इधर से टी अपवर्ड आएगा। तो इस पूरे सिस्टम में इस बालक पे देखे जाएं तो 2 टेंशन अपवर्ड होंगे, एक टी हाथ से आएगा और एक टी आपका जिस सिस्टम पे बैठा उससे आगे। तो टोटल 2t किसको बैलेंस करेगा यहाँ पर, 400 न्यूटन को, और टेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, 20 न्यूटन। तो अगर ये पूछा जाए कि रोप में टेंशन कितना होगा तो आंसर 20 न्यूटन है। ये पूछा जाए कि उसने कितने फोर्स से रोप को पुल किया होगा तो भी आंसर 20 न्यूटन है। और सेम आंसर किसके लिए आएगा, स्प्रिंग जो बैलेंस है उसको आपने खींचा। अब आप एक बात समझो, स्प्रिंग बैलेंस को खींचने में आपने कितना फोर्स लगाया, 20 न्यूटन। अपवर्ड फोर्स कितना आया, 20। ये 20 वो फोर्स है जिसने सपोर्ट दिया है, अगर ये नहीं होता तो फिर तो स्प्रिंग गिर जाती ना। और ये 20 वो है जिसने स्प्रिंग के हुक को पुल किया। तो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा आगे चल के, जब भी कभी सवाल है स्प्रिंग बैलेंस के, तो रीडिंग का कॉन्सेप्ट डेटा रीडिंग हम लोग किस में लेते हैं, केजी में। तो जो फोर्स आता है उसके हुक पे, जो पुलिंग दे रहा है उसको आप किससे डिवाइड कर दीजिए, 10 से। तो न्यूटन को अगर जी से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर केजी में आएगा। तो 20 के फोर्स से पुल कर रहे थे, सॉरी टेंशन 200 थी, तो 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 20 kg। ये पर्सन खींच रहा होगा, पर भले 40 kg का है, पर आंसर वेइंग मशीन का कितना आएगा, 20 kg। ओके, तो ये डिस्कशन आप लोग को मैंने दिए। एक बार सारे क्वेश्चन जो आज आपने करे उनको रिवाइज कर लें। इसमें आपने फर्स्ट क्वेश्चन में थीटा के डिस्कशन को लिया था, इक्विलिब्रियम में थी बॉडी। दूसरे में बच्चे हमने केवल m1 m2 के बीच के कॉन्टैक्ट फोर्स पर डिस्कशन लिया। थर्ड, 2 ब्लॉक अगर आपस में टच में है और कॉमन एक्सेलेरेशन लेते हैं तो एक्सेलेरेशन साफ साफ लिख सकते हो 27/9 या 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और 3 kg वाली बॉडी को नॉर्मल डायरेक्शन आगे ले जा रहा होगा तो n = 9 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका F = ma के लिए मैंने डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन बेटा आपका ऐसा था, अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो आपको ये क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि फोर्स से रिजॉल्व कैसे करना है। अगले डिस्कशन में बच्चे मैंने पुली का डिस्कशन लिया, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला डिफरेंस इन वेट डिवाइड बाय टोटल मास, ब्लॉक्स को कनेक्ट करके डिस्कशन दिया। फिर 2 ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स बढ़ाएंगे और इक्विलिब्रियम में होगा वो भी मैंने दिया। रोप में अगर रोप हैवी होती है तो उसमें रोप हैवी हो और नेट फोर्स हो तो उसमें टेंशन वेरिएबल होगा। एक एंड पे टेंशन आपकी F1 है जिसको F1 से खींचा, और जिसको F2 से खींचा उसका टेंशन F2। मंकी वाला केस मैंने आपको कराया। 2 ब्लॉक, 2 नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन के बीच में ब्लॉक रखे तो नॉर्मल डायरेक्शन कैसे आता है। 3 फोर्सेस के लिए हमेशा साइन लॉ ही अप्लाई करिए। ये क्वेश्चन आपको कराया, 4 kg वाला ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है। अगला डिस्कशन मैंने आपको, ये नॉर्मल से न्यूटन सेकेंड लॉ के ही क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट, पुली
फ्रिक्शन के डिस्कशन पे नहीं लेके गया हूँ। ओके, तो ये मेरे सेकेंड लेक्चर था। टोटल में 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जिस भी बच्चे ने लॉज ऑफ मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो इन क्वेश्चन को अच्छे से करे, एक बार कॉन्सेप्ट्स को समझे, तो आप एक सेकेंड लेवल पे जा सकते हैं। ये बेसिकली अगर देखेंगे तो जेई मेंस और नीट के लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, तो बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर दूंगा, वो आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस का होगा। सेम कॉन्सेप्ट यही होंगे पर क्वेश्चन थोड़े से एडवांस होंगे।